हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम तनुश्री है और मैं एक फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। और मैंने नीट दिया था। उसमें जो भी मैंने पढ़ाया उससे मुझे जो भी सीखने को मिला वो मैं आप लोग तक शेयर करना चाहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद प्लांट किंगडम और उसके बाद एनिमल किंगडम। ऐसे करके हमारा चैप्टर्स है। तो स्टार्ट करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे बट अब आते हैं। ठीक है, जब से 2025 वाला नीट हुआ है तब से। तो देखते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। ठीक है, ये लाइन से हम क्या समझते हैं कि बायोलॉजी क्या है। ये साइंस है। साइंस का 3 होता है, पहला हो गया फिज़िक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री और तीसरा हो गया बायोलॉजी। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद लाइफ फॉर्म सब समझ गए। अब है लिविंग प्रोसेस क्या होता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं उसे हम कहते हैं लिविंग प्रोसेस। अब दूसरा लाइन कहता है द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर अमेजिंग डाइवर्सिटी है, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अर्ली मैन मतलब हमारे टाइम, अभी जैसे नाउ डेज हम लोग बोलेंगे लेटर मैन या फिर अभी रिसेंट का ज़माना, बट अर्ली मैन मतलब होमोसेपियन, होमिनिडे या फिर होमो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस। ठीक है ना। जब भी उस टाइम का बात होता है ना तो हम लोग उसको अर्ली मैन कहते हैं। तो अर्ली मैन जो है इजीली परसीव कर सकते थे, क्या मतलब इजीली समझ सकते थे। परसीव मतलब टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन एनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, दो चीज़ होता है, पहले हो गया इन एनिमेट मैटर और दूसरा हो गया एनिमेट मैटर। इन एनिमेट मैटर का मतलब हो गया नॉन लिविंग, ठीक है, और एनिमेट मैटर का हो गया लिविंग। अब इन एनिमेट मैटर और इन एनिमेट मैटर मतलब तो समझ ही गए। इसका एग्जांपल हो गया विंड, सी, फायर। और एनिमेट मैटर का मतलब हो गया एनिमल, प्लांट्स। ठीक है ना। तो इस दोनों के बीच में अर्ली मैन डिफ्रेंशिएट कर सकते थे और इसको डिफाइन करते थे। डिफाइन को ही डेफिट कहते हैं। ठीक है। अब एक कॉमन फीचर है ये सारे फॉर्म्स का। फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ? वही इनएनिमेट मैटर और एनिमेट मैटर, ये हो गया फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब देखो ये क्या कर रहा था, एक सेंस ऑफ एव और फियर दे इवोक्ड। अब देखो फियर का ही मतलब है, या फिर एक होता है ना कि टू सरप्राइज, ये इसका मतलब है। एव का मतलब हो गया टू सरप्राइज, अपने आप सरप्राइज लोग हो जाता है कि अरे ये कैसा चीज़ है, तो उसको कहते हैं एव। और फियर का मतलब डरना। इवोक्ड मतलब उसके अंदर ये फीलिंग्स आना। तो ये हो गया। जैसे डिस्क्रिप्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, तो ये बिगिन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे या डिस्क्रिप्शन देंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड करेंगे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स को भी, तो ये काफ़ी लेटर स्टार्ट हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में। मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में पहले डिफ्रेंशिएट किया जाता था, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन था ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो काफ़ी लेट से स्टार्ट हुआ। जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी है वो किस चीज़ में लगा हुआ था, किस में व्यस्त था, किस में बिजी था, तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी जो है ना उसमें ये लोग बिजी था। इंडल्ज्ड मतलब बिजी। एंथ्रोपोसेंट्रिक का व्यू का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन जिस व्यू में इंडल्ज होते हैं वो वाला व्यू हो गया एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। अब है कि सिस्टमेटिक, सॉरी, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मतलब वही ह्यूमन जिसमें इंडल्ज है वो वाला व्यू, उसमें सोसाइटी, सॉरी, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मतलब हो गया ह्यूमन का सोचा हुआ व्यू। ठीक है ना। तो सोसाइटी उसमें इंडल्ज्ड थे, मतलब उस चीज़ पे ध्यान दे रहे थे कि ह्यूमन कैसा व्यू रखता है, ह्यूमन कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है ये सबको वैसे। और इससे क्या हुआ ना कि ह्यूमन कैसा सोचता है उस पर ध्यान देने से की वजह से हमारा जो बायोलॉजिकल नॉलेज है ना उसमें हम लोग का लिमिटेड प्रोग्रेस हुआ। हमारा बायोलॉजिकल नॉलेज ज़्यादा इन्हेंस नहीं हुआ, ज़्यादा बढ़ा नहीं। ठीक है ना। अब देखो फिर है सिस्टमेटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटीज डिटेल सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इस लाइन का ये मतलब है कि जो भी डिस्क्रिप्शन था लाइफ फॉर्म्स का, दो टाइप का डिस्क्रिप्शन था। पहला हो गया सिस्टमेटिक, दूसरा हो गया मॉन्यूमेंटल। सिस्टमेटिक और मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन से क्या आया, ब्रॉट इन क्या आया, नेसेसिटी आया, ये ज़रूरत आया
क्या, तो डिटेल सिस्टम लाएं, किस चीज़ के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए। जो बिगेस्ट स्पिन ऑफ है, मतलब बिगेस्ट एक कह सकते हैं स्पिन ऑफ मतलब सडन चेंज, इसका मतलब हो गया सडन चेंज of such studies was the recognition of sharing of similarities among living organism both horizontally and vertically। देखो, हम लोग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम लोग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मतलब अप टू डाउन एंड लेफ़्ट टू राइट सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस शेयर करते हैं, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज करना ये बिगेस्ट स्पिन था, बिगेस्ट चेंज था, सडन चेंज था, ठीक है। अब है दैट ऑल द प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। वही सिमिलैरिटी कैसे है, तो ये बता रहा है कैसे सिमिलर है। तो हम लोग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और उस पहले तो हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड है एंड ऑल्सो, और भी इसके साथ साथ हम लोग और उस ऑर्गेनिज्म से भी रिलेटेड है जो कभी इस अर्थ पे रहते थे, ठीक है। इससे और क्या इसमें बता रहा है कि इट वॉज अ रिविलेशन विच हम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे क्या हुआ कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हुआ और जितने भी कल्चरल मूवमेंट्स हैं उस पर भी ध्यान दिया गया। और रिविलेशन का मतलब आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या होता है। देखो, रिविलेशन का मतलब हुआ ना कि जो कि सीक्रेट चीज़ है, जो कि सरप्राइजिंग चीज़ है, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ, एक बार इस लाइन को पढ़ो ध्यान से। जो प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है और पहले के भी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, इससे कल्चरल मूवमेंट आया और मैन समझा एक सडन चेंज को जो पहले नहीं जाना गया था। इससे क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हुआ इन सारे मूवमेंट से। कल्चरल मूवमेंट मतलब वही हुआ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए जो मूवमेंट्स हुआ ना, जैसे याद है एक चिपकू मूवमेंट होता था जब हम लोग प्लांट को, ट्री को कंजर्व करने के लिए करते थे, तो वैसा मूवमेंट। अब है इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम टेक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। मतलब कि अब जो भी फॉलोइंग चैप्टर्स है, फॉलोइंग चैप्टर्स मतलब ये चारों चैप्टर, इसमें तुमको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा। किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए जो भी डिस्क्रिप्शन होगा उस वो तुमको मिलेगा। और एनिमल और प्लांट को हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से या अपने व्यू से नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे इसको टेक्सोनॉमिस्ट के व्यू से, ठीक है। अब देखो ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है, उसके बाद ये आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले इम्पॉर्टेंट नहीं रहता था क्योंकि पहले इससे क्वेश्चंस नहीं आते थे, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से करना। ये अर्नस्ट मेयर है, ठीक है। ये जन्म 1904 और डेथ 2004। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका बर्थ और डेथ, क्योंकि ये आता है। अब देखो, अब याद रखना, ये तो याद रखने का ज़रूरत नहीं है कि बॉर्न ऑन 5 जुलाई, ये याद मत रखना, ठीक है। कैंपटन में जन्म लिया, जर्मनी में है कैंपटन, ये भी याद मत रखना। याद क्या क्या रखना वो हाईलाइट कर देती हूँ मैं। पहले तो मैं हाईलाइट नहीं करी थी क्योंकि उसमें सारा लाइन इंपॉर्टेंट था, अब हाईलाइट करूँगी मैं, ठीक है। पहली बात तो देखो, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और कैसे बायोलॉजिस्ट थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता था। और ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम में से एक थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी 100 साइंटिस्ट थे जो कि बहुत महान माने जाते थे, उनमें से एक थे कौन, डार्विन। उसके बाद आता है, सॉरी डार्विन नहीं, अर्नस्ट मेयर, सॉरी। और फिर ये ज्वाइन किए थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। ये ऐसे लग तो रहा होगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि ये ज्वाइन किए थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। कब ज्वाइन किए थे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कब ज्वाइन किए थे, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो कम इम्पॉर्टेंट है उसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, और जो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। अब देखो, ये ज्वाइन किए हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, ये याद रखना, थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, इसको टाइटल मिला, इनको क्या मिला टाइटल,
अलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेट्स, ये इनको टाइटल मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद देखो थ्रू आउट इसके करियर में, इनके करियर में जो 80 साल का करियर था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना साल का करियर था, मतलब देखो ये तो इम्पॉर्टेंट है इसका, इनका डेथ और बर्थ का ईयर, ये भी इम्पॉर्टेंट है थोड़ा बहुत कि 80 साल का इनका लाइफ स्पैन था, थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हो। अब देखो ये रिसर्च किस पे की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, ऑर्निथोलॉजी मतलब क्या हुआ, बर्ड से रिलेटेड, ठीक है। टेक्सोनॉमी, फिर जोग्राफी, जियोग्राफी, जू जियोग्राफी, सॉरी वो मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ ना तो थोड़ा सा हकला रही हूँ, बट मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब नहीं है। फिर इवोल्यूशन क्या होता है वो तो पढ़ोगे ही तुम लोग। फिर सिस्टमैटिक्स मतलब वही फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री, फिर फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, ये सब चीज़ डिस्कवर किया। अब देखो ये सिंगल हैंडली किए, मतलब कि ये अकेले हैंडल किए क्या चीज़, तो ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के बारे में ये अकेले ध्यान रखे इस और इसका क्वेश्चन जो कि आज आता है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में, तो ये मतलब अब अकेले ध्यान रखे इस बारे में, ध्यान दिए इस टॉपिक पे, किस टॉपिक पे, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी पे। फिर उसके साथ साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रल क्वेश्चन, सॉरी ये तो हो गया, ये पायोनियर किए करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़, आजकल बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का जो डेफिनेशन है उसको ये पायोनियर किए, उसको ये सपोर्ट किए। उसके बाद ये अवार्ड किया गया इनको 3 प्राइजेस से, पहला है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बैल्जन प्राइज़, फिर है इंटरनेशनल प्राइज़ इन बायोलॉजी, फिर है क्रैफोर्ड प्राइज़। याद रखना 3 प्राइस है, पहला है, और 3 प्राइस है इसलिए ट्रिपल क्रोन कहा जाता है इनको बायोलॉजी का। पहला है बाल्जन प्राइज़, ईयर मत याद रखना, फिर है इंटरनेशनल प्राइज़, ईयर मत याद रखना, ईयर नहीं आएगा, फिर है क्रैफोर्ड प्राइज़। तीनों प्राइज़ जो भी इनको मिले हैं तीनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रिपल क्रोन इनको कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखना डार्विन और 20th सेंचुरी, ये भी याद रखना 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे, इसको क्या इनको टाइटल मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके बाद ये सब भी याद रखना कहाँ कहाँ ये रिसर्च किए थे। उसके बाद ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ को ये भी याद रखना। अब देखो इसके बाद लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, पता ही है बहुत वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड, बहुत सारे एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स सब देखते हैं हम लोग, वाइड रेंज होता है लिविंग टाइप्स से, और ये काफ़ी अमेजिंग होता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा अलग हैबिटेट, जिसमें कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाते हैं, उसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप का हैबिटेट है जहाँ पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाते हैं, जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग, ये सब हम लोग को स्पीचलेस कर देता है, मतलब बोलने लायक छोड़ता ही नहीं, इतना ज़्यादा सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा इन्वायरमेंट है, अच्छा अच्छा हैबिटेट है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद एनसीईआरटी कहता है ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्सेस, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैल्यू ऑफ फ्लावर्स और अटैकिंग शार्क इवोक्स एओ एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर, मतलब कि हम लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं, काफ़ी एकदम लगता है वाह क्या बात है यार, कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ऐसा आता है ना। तो ये इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जब हम लोग ये सब चीज़ देखते हैं, क्या सब चीज़ देखते हैं जब हम लोग, एक सेकेंड, ये देखते हैं ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, अटैकिंग शार्क, ये सब हम लोग में एक डीप सेंस ऑफ फियर बोलते हैं, सॉरी एओ करता है, मतलब वही कि सरप्राइज लाता है, सडनली लगता है वाओ कितना सुंदर है। अब देखो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन जो होता है अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन या अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन अमंग द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीज इज लाइफ। देखो इसमें ये बता रहा है कि इकोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है, ठीक है, और जो भी मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के अमंग, उसमें थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, थोड़ा बहुत वो लोग कोऑपरेट करके रहे, यही समझा रहा है।
इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, ये बाद में पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, ठीक है ना, एमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन या फिर एमंग मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। और सेल के अंदर भी तो बहुत सारे ऑर्गेनली हैं, उनके बीच में भी मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, उनके बीच में भी कोऑपरेशन है, कभी कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी चीज़ है। तो यही समझा रहा। अब इसके बाद है कि क्वेश्चन अराइज होता है, कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, टेक्निकल है, ठीक है, और इसका आंसर क्या है कि व्हाट लिविंग इज़ एज सपोज टू नॉन लिविंग। मतलब पहला वो क्वेश्चन का आंसर है कि लिविंग और नॉन लिविंग में काफ़ी डिफरेंस है, ये तो हम लोग को पता ही है। दूसरा क्वेश्चन फिलोसफिकल टाइप का है, ठीक है, और फिलोसफिकल क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लिविंग। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को आंसर नहीं करने में इंटरेस्टेड है हम लोग, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को आंसर करने में इंटरेस्टेड है। दूसरा क्वेश्चन को आंसर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, पहला क्वेश्चन को आंसर करने में इंटरेस्टेड है। वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। मतलब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सेकंड का आंसर हम लोग नहीं करेंगे, फर्स्ट का आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज़ लिविंग, वी विल ट्राई, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लोग डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि लिविंग है क्या, तब हम लोग कन्वेंशनली देखेंगे कि डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, क्या एग्जिबिट हो रहा है। तो कैरेक्टर में क्या आ गया, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। सबसे पहले आ गया ग्रोथ, फिर है रिप्रोडक्शन, फिर है एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, फिर है एक सूटेबल रिस्पॉन्स लाना हमारे माइंड में। ये सब यूनिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस मतलब वही एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, और सूटेबल रिस्पॉन्स लाना मतलब रिस्पॉन्सिवनेस। ये सब यूनिक फीचर है ऑर्गेनिज्म का। उसमें और भी फीचर्स आते हैं, ऐड कर सकते हैं और भी फीचर्स। जैसे देखो, और फीचर्स में क्या आ गए, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट करने की क्षमता, सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की क्षमता, सेल्फ इंटरैक्ट करने की क्षमता, सेल्फ इमर्ज करने की क्षमता, ये सब हो गया। रेप्लिकेट मतलब 1 से 2 हो जाना, ऑर्गेनाइज मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में रहना, इंटरैक्ट मतलब एक दूसरे कंपोनेंट से इंटरैक्ट करना, इमर्जेंस मतलब इमर्ज करना, इवॉल्व होना, ठीक है ना। अब देखो, सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है, बट इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, मास में इंक्रीज़ होना और क्या, नंबर में इंक्रीज़ होना। ये क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है किसका, ग्रोथ का। अब हम लोग देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है बाय सेल डिवीजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और प्लांट में कैसा होता है, इसमें भी सेल डिवीजन होता है, बट प्लांट में सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट में सेल डिवीजन थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होता है, बट एनिमल्स में सेल डिवीजन ओनली अप टू अ सर्टेन एज होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा प्लांट ग्रो करता है लेकिन हमेशा एनिमल ग्रो नहीं करता है। अब देखो, जो सेल डिवीजन है ये सर्टेन टिश्यू में होता है टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स, ठीक है। लॉस्ट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, नए नए सेल्स को लाने के लिए सेल डिवीजन होता है, पुराने सेल्स को हटा के नए सेल्स को लाने के लिए। अब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन। अब वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। इन विट्रो कल्चर में जब भी हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम लोग ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं सेल डिवीजन इन विट्रो कल्चर में। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होता है, हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, बट जो भी यूनिसेलुलर होता है उसमें म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। अब इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज़ कंसिडर्ड एज अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ, बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी तो ग्रो करते हैं। कैसे, तो इंक्रीज इन बॉडी मास से, जैसे क्या हो गया,
माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड मोल्ड्स ये सब भी ग्रो करते हैं, ठीक है। कैसे? आउटसाइड से ग्रो करता है, ऊपर ऊपर, इनसाइड से नहीं होता है। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसा ग्रोथ होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है इनसाइड से ग्रोथ, अंदर से ग्रोथ होता है। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आउटसाइड से ग्रोथ होता है, बाहर से ग्रोथ। इसीलिए हम लोग नहीं मान सकते हैं डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भले ग्रो करता है, बट सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सुनो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है, बट नॉन लिविंग में कोई भी ग्रो नहीं करने चाहिए, तभी ये डिफाइनिंग फीचर होगा। बट नॉन लिविंग में तो करते हैं ना ग्रो, माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड मोल्ड्स और भी अनेक अनेक प्रकार के जो भी चट्टान होते हैं, जो भी होते हैं, ये सब ग्रो किए। तो एक तरह से हम लोग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ ग्रो नहीं ना कर पाए, कुछ नॉन लिविंग भी करे, तो डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ, क्योंकि एक्सेप्शन हो गया। अगर कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता तो ये डिफाइनिंग फीचर होता। कंडीशंस, इसके बाद क्या कह रहा है? कंडीशंस अंडर विच इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड। जो भी कंडीशंस में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ देखा जाता है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाद में आगे जाके, और फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्रोथ कैसे कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और एक और चीज़ याद रखो कि डेड ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं करता, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करता है हमेशा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट में सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता है, एनिमल्स में अप टू अ सर्टेन एज होता है। और सेल डिवीजन क्यों होता है? टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स इन टिश्यूज़। यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन होता है, मल्टी सेलुलर में सेल डिवीजन होता है, ठीक है। इन विट्रो कल्चर में सेल डिवीजन को हम लोग कैसे काउंट करेंगे? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। इंक्रीज इन बॉडी मास का मतलब एक क्राइटेरिया है ये ग्रोथ के लिए। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं। अगर हम लोग इंक्रीज इन बॉडी मास को क्राइटेरिया लेंगे, फिर तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं, जैसे माउंटेन, सैंड मोल्ड्स, बोल्डर्स, ये सब। ये काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट होता है बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। किस तरीके से? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड से होता है। ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि भले ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं, बट बहुत सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं रिप्रोडक्शन। कलर चेंज कर रही हूँ हाइलाइटर का, बट जो भी हाईलाइट करूँगी सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ ध्यान रख लेना। ये जो मैंने साइंटिस्ट के लिए किया है, इसमें जो भी मैंने येलो से किया वो इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन से किया वो कम इम्पॉर्टेंट है। एक बार ऊपर ऊपर देख लेना, ठीक है, उतना मत ध्यान देना इस पर। अब देखो, अब है रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको कैरेक्टरिस्टिक माने। क्यों रिप्रोडक्शन को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक क्यों माने, डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं माने, ये हम लोग पढ़ेंगे अब देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही कह रहे हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मेथड से भी, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। जैसे देखो, फंगी में देख लो, फंगी में क्या होता है? फंगी में मल्टीप्लाई करता है और स्प्रेड करता है इजीली मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स से, जो कि वो प्रोड्यूस करता है। फिर लोअर ऑर्गेनिज्म में देख लो, जैसे यीस्ट और हाइड्रा, इसमें बडिंग होता है। फिर प्लेनेरिया में देख लो, ट्रू रीजनरेशन होता है। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट करता है फ्रॉम द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब देखो, फंगी में, फिलामेंटस एल्गी में और प्रोटोनेमा ऑफ मॉस में इजीली मल्टीप्लाई करता है बाय फ्रेगमेंटेशन। फिर जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात आता है, जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और एमीबा, इसमें रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होता है टू ग्रोथ, मतलब कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक जैसा ही होता है, मतलब कि दोनों का मतलब हुआ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है उसको हाईलाइट कर देते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर।
इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो फंगी कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल नहीं एसेक्सुअल स्पोर्स से। लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा बडिंग से। प्लेनेरिया कैसे करता है, ट्रू रीजनरेशन से। फंगी फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉस कैसे करता है, फ्रेगमेंटेशन से। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी, बैक्टीरिया और एमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। ठीक है, अब देखो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट number of increase in number of cells and increase in mass. However, when we notice that in single cell organism we are not very clear, हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्लियर नहीं है अबाउट द यूजेस ऑफ द टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इसलिए क्लियर नहीं है, क्यों, क्योंकि सिनोनिमस होता है दोनों। फर्दर एनसीईआरटी कह रहा है कि फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ज़रा देख ले तो कौन से नहीं करते हैं, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। हेंस रिप्रोडक्शन को भी हम लोग इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मान सकते हैं। भले ही कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। अब देखो अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है हम लोग देखेंगे। सारे जो भी केमिकल्स हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो केमिकल्स छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, वेरियस क्लास, साइज और फंक्शंस के हो सकते हैं, कॉन्स्टेंटली बनते हैं और चेंज होते हैं अदर बायोमोलिक्यूल्स में। ये जो भी कन्वर्जन है, ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो कि ऑकर करते हैं साइमल्टेनियसली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। देखो इस पैराग्राफ में यही कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी केमिकल से बना होता है। वो केमिकल छोटे बड़े दोनों हो सकते हैं, वो केमिकल वेरियस साइज़ के होते हैं, वेरियस क्लास के होते हैं और उसका वेरियस फंक्शंस होता है। ठीक है, उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली बनते जाते हैं और अदर बायोमोलिक्यूल में चेंज होते जाते हैं। ये चेंज है उसको कहेंगे केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन। बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर करते हैं इनसाइड ऑफ बॉडी, साइमल्टेनियसली ऑकर करते हैं, मतलब एक बार में एक ही केमिकल रिएक्शन नहीं ऑकर करता है, एक बार में एक से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन भी ऑकर कर सकता है और वो दोनों ऑर्गेनिज्म में ऑकर करता है, मतलब कि यूनिसेलुलर में भी और मल्टी सेलुलर में भी। अब देखो जो भी प्लांट है, एनिमल है, फंगी है, प्लांट, एनिमल, फंगी, माइक्रोब्स, सब में मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जो भी सम टोटल है केमिकल रिएक्शन का जो कि हमारे बॉडी में हो रहा है उसको क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट नहीं करता है मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये भी हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है पूरा लाइन। अब देखो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी जो कि टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म होती है, वो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। क्यों, अब देखो जो भी टेस्ट ट्यूब में होती है तो वो टेस्ट ट्यूब एक मीडियम है और वो मीडियम नॉन लिविंग है, बट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रही है वो तो हमारा लिविंग है ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक तरह से यही कह सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग है और रिएक्शन लिविंग है। पूरी क्या है, नॉन लिविंग है लिविंग है, हम लोग को नहीं पता, अकॉर्डिंग टू द बुक जो हम पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। अब देखो ये तो अंडरलाइन कर देती हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। हेंस मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। ये लाइन तो मैंने अभी पढ़ के तुम लोग को सुनाई दी। और देखो इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना, हर चीज़ जितना भी हम पढ़ रहे थे सब में एक्सेप्शन था, इसलिए उसको डिफाइनिंग फीचर माना गया था। ठीक है, इसलिए उसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना गया था, डिफाइनिंग फीचर नहीं माना गया था। बट मेटाबॉलिज्म में देखो तो इसको डिफाइनिंग फीचर माना गया है क्योंकि इसमें
कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, ये भी डिफाइनिंग फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो परहैप्स मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो होता है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करना उस स्टिमुलस के फेवर में, विच कुड बी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। अब देखो इसका मतलब क्या समझाता है। स्टिमुलस इन्वायरमेंटल होता है, मतलब इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। स्टिमुलस 3 तरीके का होता है, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब फिजिकल चेंज से, केमिकल मतलब केमिकल चेंज की वजह से, और बायोलॉजिकल चेंज की वजह से बायोलॉजिकल स्टिमुलस। 3 टाइप का स्टिमुलस, समझ गए। अब देखो क्या होता है, जब भी हम लोग स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं ना, तो इसको हम लोग कहेंगे ये कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस मतलब वही हुआ एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग, और उसके बाद एक रिस्पॉन्स लाना। और ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ऑब्वियस फीचर है और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यही सेंस करके रिस्पॉन्ड लाना। हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंस करते हैं इन्वायरमेंट को। प्लांट कैसे सेंस करते हैं, ह्यूमन का तो समझ गए, प्लांट कैसे सेंस करते हैं, प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हम लोग अभी इसमें नहीं है लिखा हुआ, बस रिस्पॉन्ड करते हैं इतना लिखा हुआ है। अब प्लांट के लिए कौन एक्सटर्नल स्टिमुलस है, फैक्टर है, ये देख लो। लाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, पॉल्यूटेंट हो सकता है, ऑर्गेनिज्म हो सकता है कोई दूसरा, ये सब है क्या है बताओ, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है। किसके लिए, प्लांट के लिए। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, फ्रॉम प्रोकैरियोट्स जो कि सिंपल होते हैं टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स जो कि कॉम्प्लेक्स होता है। अब प्रोकैरियोट्स सिंपल है इसलिए लिखा गया फ्रॉम सिंपल प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स है इसलिए लिखा गया फ्रॉम कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स। अब देखो फोटो पीरियड के बारे में बताया गया। फोटो पीरियड पता ही है क्या होता है, ये इफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर में रिप्रोडक्शन को। ये तो कॉमन सेंस है, ये तो दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल में भी। अब देखो उसके बाद का लाइन हमें कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म में वो हैंडल कर सकते हैं केमिकल को जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो देयरफॉर अवेयर है उनके सराउंडिंग्स के लिए। ह्यूमन बीइंग कुछ ज़्यादा ही अवेयर है, सराउंडिंग के लिए तो है ही, हिमसेल्फ के लिए भी वो अवेयर है, इसलिए उसको कहेंगे उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। मोस्ट ऑब्वियस फीचर और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है क्या, सेंस करना इन्वायरमेंट को और रिस्पॉन्ड करना स्टिमुलस के अगेंस्ट। स्टिमुलस जो है फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। प्लांट के लिए जो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल स्टिमुलस है वो तो तुम देख ही ली, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। अब सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं, और फोटो पीरियड भी इफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर में, बोथ प्लांट एंड एनिमल में रिप्रोडक्शन को। सारे ऑर्गेनिज्म हैंडल कर सकते हैं केमिकल, ये तो पता ही है ये सब, बस इतना ध्यान रखना इसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अब देखो इसीलिए कॉन्शियसनेस जो है ना, ये डिफाइनिंग फीचर बन जाता है क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। ह्यूमन बीइंग में लिविंग स्टेट डिफाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब कोई हम लोग पेशेंट देखेंगे जो कि कोमा में, हॉस्पिटल में मशीन्स के द्वारा सपोर्ट किया गया पेशेंट को हम लोग देख रहे हैं जो कि रिप्लेस कर देता है हार्ट और लंग्स को, तो ये पेशेंट तो ब्रेन डेड है, इसके पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, बट इसके पास कॉन्शियसनेस है क्योंकि ये है एक ह्यूमन बीइंग। ये क्या कभी वो सब पेशेंट कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, क्या उसको लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे? तो देखो पर्सन को तो लिविंग मानेंगे, बट उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए उसको तुम लोग इसलिए नॉन लिविंग मान सकते हैं ऐसा लगता है, लेकिन है वो लिविंग क्योंकि उसके पास कॉन्शियसनेस है, भले ही उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। मतलब उसको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट उसको ये नहीं पता कि ये बट